हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों पर। काफ़ी लॉन्ग टाइम बीत गया है अपना, आपको पढ़ाई से दूर हुए हुए। और इस टाइम के दौरान हो सकता है आपने अलग अलग ऐप्स पे या अलग अलग ऑनलाइन तरीक़ों से पढ़ाई भी की होगी किसी ट्यूशन के ज़रिए। लेकिन आज से हम आपके लिए रेगुलर क्लासेज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं पीसी स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ, ये जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं पीसी स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आज से आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेली रूटीन क्लासेस चालू होने वाली। तो यहाँ पर आप डेली फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की एक एक क्लास अटेंड कर सकते हैं। यानी आपको दो क्लासें अटेंड करनी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें क्लास 12th के बच्चे भी जुड़े हुए हैं अपने साथ में। क्लास 12th के वीडियोज भी अपन अपलोड करते हैं, जो कि काफी लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है। और इसी में आज अपन क्लास 11th के भी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 11th के अगर आपके आसपास में, आपके संपर्क में अगर और भी कोई बच्चा है तो उसको भी आप बताइए, मोटिवेट कीजिए उसको भी। यहां पर आप पीसी स्टडी पॉइंट में केवल एक ही चैनल पर दो सब्जेक्ट की एक साथ स्टडी कर पाएंगे। इसके लिए आपको दो अलग अलग चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही चैनल होगा जहां आप पढ़ेंगे पीसी स्टडी पॉइंट पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जी हाँ, मैं एस के चौधरी आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री, और हमारे साथी गजानन जी सर जल्द ही आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे, वो आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्ड चैप्टर नंबर 3, जो कि है पेरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा आवर्त सारणी से संबंधित, ठीक ऐसा ही एक चैप्टर 10th क्लास में भी है। तो उसमें आपने आवर्त सारणी की कुछ बेसिक डिटेल्स ली होंगी। अब आप क्लास 11th में हो गए, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है, तो यहां से मैं उसको थोड़ा सा और ज्यादा अपन डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे। आवर्त सारणी जहां तक आपने पढ़ी है वो सारी चीजें पढ़ करके उससे थोड़ा और ज्यादा डीपली पढ़ने की, यानी और ज्यादा उसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं, विस्तार से पढ़ने की ट्राई करते हैं। देखिए, सो अपना थर्ड चैप्टर है ये। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। थर्ड चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। यानी पहले अपन तत्वों का वर्गीकरण करके पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का निर्माण करेंगे, और फिर आवर्त सारणी में ये चेक करेंगे कि जो तत्वों के गुण हैं उनमें क्या आवर्तिता है, यानी क्या समानताएं पाई जाती है। तो सबसे पहला अपना सवाल यह है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, आवर्त सारणी बनाने की जरूरत क्यों हुई है। आज का जो वीडियो है, आवर्त सारणी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर उसके बाद में वर्गीकरण से संबंधित अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने नियम प्रतिपादित किए, प्रस्तुत किए हैं। आवर्त सारणी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहले डोबेराय ने त्रिक का नियम दिया था। फिर उसके बाद में चेनकोर्टाइस ने भी एक नियम बनाया था, गोलाकार वर्ताकार आवर्त सारणी बनाई थी। आप सभी ने वर्ग आयताकार आवर्त सारणी देखी होगी, चौरस आयताकार सारणी, लेकिन चेनकोर्टाइस ने क्या किया था, गोल वर्ताकार आवर्त सारणी का बनाने का प्रयास किया था, कोशिश की थी। फिर उसके बाद में न्यूलैंड का अष्टक का नियम आया था। ये तीन नियम आज अपन पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल बीच में आप स्किप मत कीजिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, एंड तक देखिए। ज्यादा बड़ा लेंथी वीडियो नहीं है, बिल्कुल ही शॉर्ट एंड स्वीट। आपको तीनों टॉपिक्स बहुत ही कम टाइम में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में आप अपने बुक में आप इनको इजीली पढ़िए, आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में न्यूलैंड के बाद में लोथर मेयर ने भी वर्गीकरण का प्रयास किया था, मेंडलीव ने भी आवर्त सारणी बनाई थी, और वर्तमान में भी आवर्त सारणी चल रही है जिसका नियम हेनरी मोजले ने दिया था। ये नियम अपन नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे, यानी इनकी चर्चा अपन अगले वीडियोज में करेंगे। आज के अपने टॉपिक ये होंगे, बस इतना ही पढ़ना है आज के टॉपिक में। सो सबसे पहले वर्गीकरण की आवश्यकता, आवर्त सारणी बनाने की जरूरत क्या पड़ी, तत्वों को वर्गीकृत करने की क्या जरूरत पड़ी। जिस समय आवर्त सारणी बनाने का प्रयास शुरू हुआ था, डोबेराय ने लगभग सन 1800 में आवर्त सारणी या तत्वों के वर्गीकरण पर अपना शोध करना स्टार्ट किया था, और उस समय बहुत ही कम, लगभग 30 से 35 तत्व ही उस समय खोजे गए थे। आज वर्तमान में अपन 114 से ज्यादा तत्वों की खोज कर चुके हैं, लेकिन उस समय मात्र 30 से 35 तत्वों की खोज हुई थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि अपन इन 30-35 जो तत्वों की खोज हुई है, इनको अपन कुछ इस तरह से व्यवस्थित करें, कुछ इस क्रम में व्यवस्थित करें
कि जिन तत्वों के गुण समान हैं, इक्वल है, वो एक साथ ही एक ग्रुप में रखे जाएं और उनकी फिर स्टडी अपन एक साथ ही कर लें। यानी ऐसे तत्व जिनके गुण समान होते हैं, क्यों ना उन सबका अध्ययन एक साथ किया जाए ताकि अपने सुविधाजनक होगा। फॉर द एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके गुण काफी हद तक मिलते जुलते होते हैं, समान होते हैं। तो फिर इन सभी तत्वों का अध्ययन अपन अलग अलग क्यों करें? इन सारे तत्वों को एक साथ पढ़ें एक ही चैप्टर में, ताकि अपने को ज्यादा मैटर एक ही साथ अपन पढ़ सके, ज्यादा मैटर अपना एक साथ तैयार हो जाए। तो इसी प्रकार से, इसी उद्देश्य से आवर्त सारणी की वर्गीकरण स्टार्ट की गई थी कि जो तत्वों का अध्ययन है, तत्वों से बनने वाले यौगिक हैं, उनका अध्ययन है, अपने लिए सुविधाजनक हो जाए, क्योंकि भविष्य में और भी ज्यादा तत्वों की खोज होने वाली थी। डोबेराइन के बाद में जब तक न्यूलैंड का अष्टक का नियम आया था, तब तक लगभग 60 से लेकर के 70 तत्वों तक की खोज हो चुकी थी। यानी तत्वों की खोज लगातार निरंतर बढ़ रही थी, और इसी को सरल बनाने के लिए, तत्वों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवर्त सारणी यानी तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता वैज्ञानिकों के द्वारा महसूस की गई। और इसमें सबसे पहला प्रयास किया डोबेराइन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये देखा कि कुछ तत्वों के गुणों में समानता होती है। तो इन्होंने ये किया कि जिन तत्वों के गुणों में समानता होती है, उनका सबका अलग अलग एक एक ग्रुप बना दिया कि जिन जिन तत्वों के गुणों में समानता है उनका, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों के गुण समान थे, तो तीनों का एक ग्रुप बना दिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तीनों के गुण समान थे, तो इन तीनों का एक समूह बना दिया, तीनों को एक ग्रुप में। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों के गुण समान, तो इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया। और ग्रुप बनाने के बाद में उन्होंने ये देखा कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है, यानी पहला और तीसरा, इन दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है बीच वाले का भार। यानी जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु भार, पहले और तीसरे का जो परमाणु भार होता है उसका एवरेज होता है, उसका लगभग औसत होता है। जैसे अपन एग्जांपल के जरिए इन्हीं उदाहरणों में चेक करते हैं। जैसे लिथियम का परमाणु भार होता है 7, ठीक है। सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। तो आप एवरेज निकालिए 39 का और 7 का, लगभग 23 के बराबर आएगा। देखिएगा 39 प्लस 7/2, तो ये हो गया 46/2, और किसके इक्वल आ गया? 23 के इक्वल आ गया। आ रहा है ना इक्वल? तो इस बेस पर उन्होंने ये त्रिक का नियम बनाया। ये जो डोबेराइनर का जो आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने जो 3-3 के ग्रुप बने हुए हैं, इन्हें त्रिक के नियम से नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40। उसके बाद में स्ट्रोंशियम का परमाणु भार होता है 88, कैल्शियम का होता है 40, और बेरियम का परमाणु भार होता है 137। तो इसका भी अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो लगभग 88 के बराबर है। ठीक इसी प्रकार से क्लोरीन और आयोडीन का निकालेंगे तो वो ब्रोमीन के लगभग क्या आएगा? एवरेज आएगा। तो इस तरह से सबसे पहले डोबेराइनर ने त्रिक बनाने की प्रयास किया, कोशिश की, ताकि इन 3 तत्वों का अपन एक साथ अध्ययन कर सके, ज्यादा अपने को मेहनत न करनी पड़े, कम समय में ज्यादा स्टडी हो सके। उसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट चैन कोर्टोइस, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया। इन्होंने हालांकि ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं की, ज्यादा कुछ ये प्रयास नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने भी इसी तरह से परमाणु भार के बेस पे, देखिए शुरू में जो आवर्त सारणियां बनी हैं, डोबेराइनर, चेनकोरेट, न्यूलैंड, फिर उसके बाद में लोथर मेयर, और फिर उसके बाद में मेंडलीव। सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीव ने किया था, लेकिन वहां तक बार बार कमियां इसलिए आ रही थी कि वो सभी जितनी भी आवर्त सारणी बना रहे थे, सभी एटॉमिक वेट के बेस, यानी परमाणु भार के आधार पर बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहां भी देखिए इन्होंने परमाणु भार को बेस से ही मान करके इनको ग्रुप बनाने की कोशिश की है। और जब परमाणु भार के आधार पर अगर वर्गीकरण होता गया है तो उसमें हमेशा कमियां आती ही रही। इन्होंने क्या किया था? ठीक इसी प्रकार से परमाणु भार के क्रम में ही इन्होंने व्यवस्थित करने का कुछ प्रयास किया था, और इन्होंने एक वर्ताकार गोल आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था। और उसमें इस प्रकार से तत्वों को रखा गया था कि तत्वों के जो गुण हैं वो समान रहें, समान गुणों वाले तत्वों को उन्होंने एक साथ रखने का प्रयास किया। लेकिन इनकी जो आवर्त सारणी जो सबसे पहले इन्होंने बनाने का प्रयास किया था, हालांकि सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय है वो मेंडलीव को ही है।
इन्होंने कोशिश की थी, सफल नहीं हो पाए थे, इस तरह से बनाया था। और फिर इसके बाद में इस तरह से तत्वों को रखा गया, 3 तत्व यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, 3 यहाँ आ गए, इस तरह से कि इन तीनों के जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम है, तीनों का आप अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। और उसके बाद में नियम बनाया न्यूलैंड। देखिए न्यूलैंड ने किस तरह से नियम बनाया। न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी तत्व है उस समय तक ज्ञात थे, हालांकि उस समय सभी तत्वों की, जितने वर्तमान में तत्व हैं उन सभी तत्वों की उस समय तक खोज नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उस समय जितने तत्व ज्ञात थे उन सभी तत्वों को एक क्रम में व्यवस्थित किया, और सबको क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में उन्होंने उनका गौर से अध्ययन किया। और गौर से अध्ययन करने के बाद में क्या किया, जैसे मान लीजिए ये तत्वों को व्यवस्थित कर दिया इस समय, उस समय जैसे मान लीजिए ये तत्व ज्ञात थे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में नियोन उस समय ज्ञात नहीं था, तो उसके बाद में सीधा कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। समझ गए ना, ये इस तरह से न्यूलैंड ने सभी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ध्यान दीजिए ये शायद परमाणु भार का बढ़ता क्रम है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने सबको व्यवस्थित कर दिया। जैसे लिथियम का परमाणु भार होता है 7, उसके बाद में बेरिलियम का होता है 9, बोरोन का होता है 11, कार्बन का आप जानते होंगे, कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 14, 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, फ्लोरीन का परमाणु भार होता है 19, सोडियम का परमाणु भार होता है 23 यानी 23, मैग्नीशियम का होता है 24। इस तरह से परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किए हैं सब। तो परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने के बाद में उन्होंने ये देखा कि किसी भी तत्व के गुण वहां से उसके ठीक आगे जो 8वां तत्व है उसके साथ में समानता दर्शाते हैं। यानी ये कोई तत्व है तो इसके आगे आप 8वां तत्व काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, या इन दोनों तत्वों के गुण बिल्कुल से सेम होते हैं, एक दूसरे के लगभग 99% इनके गुणों में समानता होती है। तो क्यों ना अपन इनका अध्ययन एक साथ किया जाए। और अपने को एक नियम भी मिल गया, ये वाला जो यहाँ पर जो तत्व होगा उसके गुण इसके आगे वाले से यहाँ जो तत्व होगा उसके समान होंगे। तो इस तरह से आगे अपन बढ़ते जाएंगे और तत्वों के गुणों में समानता मिलती जाएगी अपने। यानी जैसे 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में 8वां ये आ गया, तो इसके जो गुण है वो लिथियम के समान होंगे। फिर बेरिलियम के आगे जो अगला आएगा वो आएगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को मैं लिख देता हूं बेरिलियम के नीचे। इनके गुण समान है, लिथियम के और सोडियम के गुण बिल्कुल सेम है, बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण है ये बिल्कुल से सेम है। बेरिलियम के बाद में 27 नंबर एटॉमिक मास होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल बोरोन के जैसे होते हैं, बोरोन के समान होते हैं। उसके बाद 29 पर आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के गुण बिल्कुल कार्बन के जैसे होते हैं। उसके बाद में 31 पर आता है फास्फोरस, 32 पर आता है सल्फर, और फिर 35 पर आता है क्लोरीन। तो इनके गुण बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहे हैं, ऑक्सीजन के, सल्फर के, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, इस तरह से। फिर जो अगला आएगा उसके गुण सोडियम के जैसे होंगे, यानी लिथियम, सोडियम और अगला पोटेशियम है, तो इन तीनों के गुण समान होंगे 39। फिर उसके बाद में कैल्शियम, जितने भी क्रम से लिखे हैं उनके सबके गुण समान है। तो ये न्यूलैंड का अष्टक का नियम, इसको अष्टक के नियम से नाम से भी जानते हैं, ये न्यूलैंड का अष्टक का नियम था। और इस तरह से उन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, लेकिन इस आवर्त सारणी में कमी ये रह गई कि कैल्शियम के बाद में आगे वाले जो तत्व थे उनमें ये नियम लागू नहीं हुआ। उनके बाद में जो 8वां तत्व आता है उसके गुणों में कोई समानता नहीं होती। जैसे इसके बाद में जो तत्व है, इसके बाद में जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जिंक, कॉपर, बहुत सारी धातुएं आती हैं, लेकिन उनके गुण यहाँ पर जैसे कैल्शियम के बाद में आने वाले तत्व बता रहा हूं, कॉपर है, जिंक है, क्रम से नहीं ऐसे बता रहा हूं, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये बहुत सारी धातुएं आती है, लेकिन उनके गुण बिल्कुल भी बोरोन या एल्यूमिनियम के साथ में मैच नहीं होते। तो इस तरह से जो न्यूलैंड का अष्टक का नियम था वो केवल यहां तक ही, यानी कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास है 40, परमाणु द्रव्यमान 40, यहां तक ही अप्लाई हो सका। इसके बाद में न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम है वो आगे लागू ही नहीं हो पाया।
और आगे लागू नहीं होने के कारण ये स्वतः ही यहीं पर रुक गया, समाप्त हो गया। और उसके बाद में वर्गीकरण की पुनः आवश्यकता महसूस होने लगी। तो उसके बाद में न्यूलैंड के बाद में लोथर, मेयर और मेंडलिन दोनों ने अलग अलग एक साथ ही अपना काम स्टार्ट किया। हालांकि दोनों अलग अलग कर रहे थे, एक दूसरे से अनभिज्ञ, लेकिन दोनों का जो कार्य था वो एक साथ ही चल रहा था। तो उसके बेस पर फिर मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई उसका अध्ययन अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे अपन, आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों है और इसकी उत्पत्ति का प्रयास सबसे पहले किसने किया और किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति प्रारंभ हुई। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो इसके लिए आप नीचे कमेंट लिख करके कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप विद गार्जियन परमिशन सुबह 7:30 से 9:30 के बीच में स्कूल में आकर के आपकी कोई भी क्यूरी है तो उसका सॉल्यूशन करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।